हेलो हेलो। तो वेलकम बैक मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आज हम लोग कलन शास्त्र का प्रैक्टिस सेशन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना समय को गवाए हुए। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन हमारे रहेंगे सटीक उत्तर वाले प्रश्न नंबर 1 और उसी का पहला नंबर सवाल देखेंगे, जिनमें से 4 ऑप्शन में से आपका एक ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। तो पहला सवाल है, एक फलन f ऑफ x का x के प्रति अवकल गुणांक भी f ऑफ x है। बताओ ऐसा कौन सा फलन है जिसका अवकलन भी क्या होगा, वही होगा। तो हमने कहा था जब आप e की पावर x का अवकलन करते हैं तो e की पावर x ही आता है, यानी dy dx e की पावर x क्या होता है, e की पावर x होता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। x की पावर n का करोगे तो क्या आ जाएगा, n x की पावर n माइनस 1 आ जाएगा। और बाकी सबका करोगे तो क्या आ जाएगा, cos अल्फा x के क्या आ जाएगा, cos माइनस साइन अल्फा x इंटू में अल्फा आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा। इस तरह से सिर्फ एक ही फंक्शन यहाँ पे है e की पावर x, जिसका अवकलन e की पावर x ही होगा, यानी f ऑफ x का अवकलन करोगे तो आपको f ऑफ x ही प्राप्त होगा। बेसिक सवाल था, इजी सवाल था। अगले सवाल पे चलते हैं और देखते हैं कि आपकी स्क्रीन पर, तो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गया है सवाल, फलन f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ पे लिखा एक्स स्क्वायर पर विचार करें। एक फलन दिया गया है f ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर। क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर। कह रहा है क्या f ऑफ 2x सदैव 2f ऑफ x होगा, नहीं, यानी x की जगह पे 2x रख दिया तो f ऑफ 2x क्या हो जाएगा। देखो x की जगह पे 2x रख दिए तो 2x का स्क्वायर करेंगे तो 2 टू जा 4 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और एक्स स्क्वायर क्या है, हम लोगों का f ऑफ x है, तो ये आ गया 4f ऑफ x। ठीक है। अब क्या है, 2x तो बराबर होगा नहीं, ये गलत हो गया ऑप्शन। क्या f ऑफ 2x कभी भी 2f ऑफ x के बराबर नहीं होगा, गलत। क्या f ऑफ 2x सदैव 4f ऑफ x के बराबर होगा, बिल्कुल करेक्ट है। क्या f ऑफ 2 कभी 4x के बराबर नहीं है, कभी भी 4 नहीं, गलत है। तो बेटा हमेशा ही वही होगा इस कंडीशंस पे। तो ये हो गया अपना, ये वाला करेक्ट हो गया। ऑप्शन 3 इज करेक्ट, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है। चलो अगले सवाल पे चलते हैं, जो रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। कह रहा समाकलन f ऑफ dx और लिमिट है a टू b में क्या बात सही हो सकती है। कह रहा a तथा b की बमाएं हमेशा बराबर होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। देखो अगर आप कभी भी इंटीग्रेशन करते हो, मान लो f ऑफ x का इंटीग्रेशन किए और g ऑफ x आ गया, क्या आ गया, g ऑफ x। अब लिमिट लिखी है a और b। अब x में जो जो भी चीज रखोगे a और b के मैथमेटिकल्स वैल्यूज अलग हो सकती हैं, लेकिन क्या होगी, उनकी जो मात्रक रहेगा और जो बीमा रहेगी वो अलग अलग नहीं हो सकती, क्योंकि x की जगह पे ही तो पुट करना है। अगर अलग अलग चीज पुट करोगे तो जो समीकरण आएगा, देखो कैसे लिखा जाता है, अपर लिमिट एक बार रखेंगे b, एक बार रखेंगे माइनस a, और जो भी पद आते हैं सारे के सारे पदों की क्या रहती है, बीमाएं सेम होनी चाहिए। फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने देख भी लिया इस चीज को। अब सारे के सारे पदों में अगर हम लोग एक की डायमेंशन कुछ और रख देंगे, बी की डायमेंशन कुछ और रख देंगे, तो दोनों पदों की डायमेंशन कहाँ सेम आएगी, नहीं आएगी ना, अलग अलग हो जाएगी, और ये बात गलत हो जाएगी। तो हमेशा ही लिमिट जो रहेगी, लिमिट दोनों लिमिट यानी दोनों सीमाओं की जो बीमाएं हैं वो बराबर होनी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। तो वैसे अगर सवाल के हिसाब से देखें तो एक ही ऑप्शन करेक्ट होता है, बाकी तीनों ऑप्शन क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। लेकिन हम लोग इसको पढ़ भी लेते हैं। ए तथा एफ ऑफ एक्स की बीमाएं बराबर होना आवश्यक है, नहीं, गलत। ऐसा नहीं है कि आवश्यक है, हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती है। ए तथा एक्स की बीमाएं, ये भी सही नहीं है, हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। एक्स की जगह पे ए का मान रखना है। एक्स तथा एफ ऑफ एक्स की बीमाएं बराबर होना आवश्यक है, नहीं, हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। कह रहा एक बैलून है, क्या है, बैलून है, और बैलून के अंदर का जो आयतन है वो v है तथा उसकी सतह का जो क्षेत्रफल है वो s है। देखो जब हम लोग किसी किसी गुब्बारे को फुलाते हैं ना, तो उसके अंदर जो गैस भरी है वो कितना जगह कवर कर रही है, वो गैस उसका वॉल्यूम हो गया, और जो उसका सरफेस है वो क्या हो गया, उसका सरफेस का क्षेत्रफल हो जाएगा एस। सतह के क्षेत्रफल एस से बदलने के आयतन के मान में ही परिवर्तन होता है, बिल्कुल। देखो ध्यान से समझना, एक गुब्बारा जैसे जैसे आप फुलाओगे उसके अंदर ज्यादा गैस भरेगी, उसका आयतन बढ़ेगा, और साथ ही साथ गुब्बारे का साइज भी तो बढ़ जाएगा, तो उसका जो सरफेस एरिया है यानी जो क्षेत्रफल है वो भी बढ़ जाएगा। अब क्या चीज है, कह रहा है कि यदि आयतन के मान में भी परिवर्तन होता है, बिल्कुल सीधी सी बात है। देखो ये है dv बटे ds,
एस का मान बढ़ेगा तो वी का मान बढ़ेगा, एस का मान घटेगा तो वी का मान भी क्या होगा, घटेगा। ये रिलेशन है। और जब भी आपके चर के साथ, जैसे मान लो अगर एक आपका y फलन है और y आपका x का फलन है, यदि x का मान बढ़ाने से y का मान बढ़ रहा है, x का मान घटाने से y का मान घट रहा है, तो हमेशा ही इसका जो अवकलन होगा y का, यानी जो dy बाई dx होगा, वो हमेशा पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव। तो कह रहा अवश्य ही धनात्मक होगा, बिल्कुल सही बात है, धनात्मक होगा। अवश्य ही शून्य होगा, नहीं शून्य नहीं होगा। देखो देखो देखो, समझो 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 समझो। हो सकता है कभी कभी कि जो हमारा सरफेस एरिया है वो क्या रहे, फिक्स रहे, और आयतन कम या ज्यादा हो जाए तो अवश्य धनात्मक नहीं होगा। कभी अगर मान लो गैस तुम भर ही नहीं रहे हो उसके अंदर, क्या कर रहे हो, गैस भर ही नहीं रहे हो, तो फिर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन भी गलत हो गया, अवश्य ही नहीं। अवश्य ही शून्य होगा, ये भी गलत है। अवश्य ही ऋणात्मक होगा, ये भी क्या है, गलत है। कह रहा हो सकता है धनात्मक हो सकता है शून्य हो। तो ये वाली कहानी है कि पॉजिटिव भी हो सकता है। यदि आप गैस भर रहे हो, क्या कर रहे हो, गैस भर रहे हो, तो आपका क्या हो रहा है, आयतन बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, आयतन के साथ साथ, यानी सरफेस एरिया के साथ साथ क्या हो रहा है, आयतन बढ़ रहा है। इसमें एक दिक्कत ये है कि इसमें रियलिटी में अगर ध्यान से देखो तो चारों ऑप्शन गलत हो गए बेटा। अगर आप मान लो क्या कर रहे हो, सरफेस एरिया को क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, तो फिर तुम्हारा आयतन भी उसके अंदर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कभी कभी ऐसी कहानी हो जाएगी कि तुमने बंद कर दिया आयतन, कि उसके अंदर 1 लीटर गैस है तो 1 ही लीटर गैस है, लेकिन सरफेस एरिया बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, जैसे जैसे मान लो टेम्परेचर वगैरह को अगर हम लोग कम ज्यादा करें तो उसके अंदर का आयतन चेंज नहीं होगा, लेकिन सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसीलिए ये डी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, सही होगा। थोड़ा सा लॉजिकल सोचने वाली कहानी है। और अगर पैसे सोचा जाएगा तो धनात्मक होगा, ऋणात्मक नहीं होगा। या तो शून्य हो सकता है, या तो क्या हो सकता है, शून्य हो सकता है, या तो धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक नहीं हो सकता बेटा। तो ये बात को हमेशा याद रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सटीक उत्तर वाले प्रश्न नंबर 2। सटीक उत्तर वाले प्रश्न का मतलब क्या है, देखो इसमें एक से ज्यादा ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, करेक्ट हो सकते हैं। तो विचार करेंगे। अब पहले वाला सवाल कुछ नहीं है, सिर्फ 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से देखना है कौन सा ऑप्शन क्या है, सही है। कह रहा डी वाई डी एक्स सदैव बीमार रहित होता है। डी वाई डी एक्स सदैव बीमार रहित होता नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे देखो हम लोगों ने एक फॉर्मूला लिखा है, ए बराबर डीवी बटे डी टी। अब ए क्या है, डीवी बटे डी टी है। क्या ए की कोई बीमारी होती होती है बेटा, एल टी माइनस टू। देखो बीमा तो है इसकी, और ये अवकलन भी है डीवी अपॉन dt। तो dy बाई dx की बीमार रहित ऐसा नहीं है, गलत हो गया ये वाला ऑप्शन। बीमार होती है बेटा। dy बाई dx सदैव धनात्मक होता है, नहीं ऋणात्मक भी हो सकता है। चर के बढ़ाने से अगर आपका फलंस की वैल्यू कम हो रही है तो वहां पे जो dy dx आएगा वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। यदि x के बढ़ने से, x के बढ़ने से y बढ़ता है तो dy बाई dx धनात्मक होगा। x के बढ़ा रहे हो तो y बढ़ रहा है। यही कहानी तो इसके पहले वाले देखे हैं। अगर अगर आपकी चर की वैल्यू बढ़ रही है और उसके साथ साथ आपके फलन की वैल्यू बढ़ रही है तो धनात्मक होगा। बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। और नंबर डी ऑप्शन क्या है, कह रहा यदि x की घटने से y घटता है तो dy dx क्या होगा, धनात्मक होगा। देखो x की वैल्यू अगर आप घटा रहे हो तो y की वैल्यू घट रही है। अरे ये सी वाली बात ही है, बस उसने बात को बोलने का तरीका बदल दिया। x के बढ़ने से यदि y बढ़ रहा है तो x के घटने से y घटेगा भी, तो समानुपाती ही तो है, तो धनात्मक ही तो होगा dy बाई dx। तो डी भी क्या है, सही है। बस उसने बोलने का तरीका चेंज कर दिया। बात दोनों सी और डी वाली बात दोनों सेम ही बातें हैं, ठीक है। चलो अगले पे चलते हैं सवाल पे। कह रहा है कि x के किसी मान पर उसके फलन y का अवकल गुणांक dy बाई dx शून्य के बराबर है। नंबर ए ऑप्शन है y का मान अवश्य ही न्यूनतम होगा। देखो x की किसी मान पर, x के किसी मान पर उसके फलन y का अवकल गुणांक dy बाई dx है। हमने आपको ये 2 ग्राफ बनाते हैं, एक ग्राफ ऐसे है और एक ग्राफ ऐसे है, ठीक है। एक जो मैक्सिमम जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है, यहाँ पे भी dy बाई dx क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा, जीरो होगा। और यहाँ पे भी क्या होगा, dy बाई dx क्या होगा, जीरो होगा। भाई अगर कोई ग्राफ क्या होता है, बढ़ते 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 फिर घटने लगता है, तो मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच गया तो वहां पे उसका अवकलन dy बाई dx क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा।
अगर कोई ग्राफ नीचे से बढ़ते बढ़ते ऊपर जा गया तो नीचे वाला पॉइंट पे क्या हो जाएगा, उसका अवकलन 0 हो जाएगा। तो हो सकता है न्यूनतम भी हो सकता है और अधिकतम भी हो सकता है। तो कह रहा है यहाँ y का मान अवश्य ही न्यूनतम होगा, अवश्य न्यूनतम नहीं होगा, अधिकतम भी हो सकता है। यहाँ y का मान अवश्य अवश्य लग गया ना, यानी उसने कर दिया कि ऐसा ही होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा हो सकता है। तो ये सी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ y का मान न्यूनतम हो सकता है, यहाँ y का मान अधिकतम हो सकता है। क्यों? अधिकतम भी हो सकता है, न्यूनतम भी हो सकता है, तो अधिकतम भी हो सकता है और न्यूनतम भी हो सकता है। ऑप्शन सी और डी इज करेक्ट, ऑप्शन ए एंड बी इज इनकरेक्ट। ओके बेटे, इंग्लिश क्या होने लगी है, धीरे धीरे निकलने लगी है। इंग्लिश क्या है, धीरे धीरे निकलने लगी है। तो थोड़ा सा खांसते हुए और क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुंचते हैं। कह रहा है कि x के मान में डेल्टा x परिवर्तन करने पर उसके फलन y के मान में परिवर्तन होता है। ठीक है, x का मान बदलेंगे, अगर चर का मान बदलेंगे तो भाई फलन का मान तो बदलेगा ही बदलेगा। समीकरण डेल्टा y dy बाई dx डेल्टा x पर विचार करें। देखो ये लिखा है जो चीज, इस पे आप क्या कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं इसको, पर विचार करें। यह समीकरण सदैव सत्य है, यह समीकरण क्या है, सदैव सत्य है। यह समीकरण सदैव असत्य है। क्या कहानी क्या लिखी है कि हमेशा ही क्या डेल्टा y बाई डेल्टा x क्या होगा, बराबर होगा dy बाई dx के। ऐसी बात नहीं है बेटा। इस फलन में अलग अलग जगह पे, अगर हम लोग एक ग्राफ की बात करें, जैसे मान लो एक ग्राफ की बात करें, तो एक ग्राफ में ऐसा नहीं है कि एकदम ऐसे ऐसे कहीं पे है, कहीं का तुमने मान लो डेल्टा एक्स लेके कहीं पे तुमने डेल्टा वाई ले लिया, और ये तो सारे के सारे फलन के लिए डी वाई बाई डी एक्स है, कहीं भी वेरी कर जाएगा। तो हमेशा ऐसा नहीं है कि वो चीज सत्य ही हो। अगर कोई एक ऐसा ग्राफ है आपके पास, कोई एक ऐसा फलन है जो क्या करे, हर जगह पे जिसकी वैल्यू क्या हो, सेम हो, तो कहानी क्या हो जाएगी, सत्य हो जाएगी। तो हमेशा ऐसी कहानी नहीं है। जैसे लिखा है y बराबर एक्स क्यूब या y बराबर एक्स स्क्वायर, इन दोनों कहानी के लिए ये वाली बात सत्य नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, सदैव आ गया ना। और ये सदैव असत्य भी नहीं है, कभी कभी सत्य भी हो सकती है कहानी कि आपने कहाँ का टुकड़ा लिया है। लेकिन अगर कहानी ऐसी लिखी है, y बराबर x लिखा है या y बराबर 3x लिखा है, यानी y प्रोपोर्शनल है x के, तो ये वाली कहानी आपकी सत्य हो जाएगी, क्योंकि वहां पे सारे के दौरान dy बाई dx का मान फिक्स है, और कहीं का भी अगर आप लोग डेल्टा y ले लें, डेल्टा x ले लें, तो आ जाएगी बात। तो देखो ये क्या बोल रहा है, यदि y x के समानुपाती है तो यह समीकरण सत्य है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। और डी क्या है, यदि y x के बीच का ग्राफ एक सरल रेखा है तो भी यह सत्य है। देखो दोनों बातें लिखी अलग अलग है, बात सेम है। सरल रेखा तभी होता है जब क्या होता है, इस तरह का समानुपाती वाली चीज आ जाती है, या तो y बराबर x है या तो घात सेम है, चर की और फलन की क्या है, घात सेम है, तो ये कहानी हो जाती है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। दोबारा इस बात को समझना कि ग्राफ में अगर परिवर्तन आ रहा है बार बार, तो वो ये वाली बात सत्य नहीं होगी, क्योंकि कहीं का तुमने डेल्टा एक्स लिया, उसके लिए डेल्टा वाई कुछ और आएगा, कहीं के डेल्टा एक्स के लिए डेल्टा वाई कुछ और आएगा, तो ये वाली बात क्या हो जाएगी, आपकी इनकरेक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इनकरेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ओके, क्लियर है बेटा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब अभ्यास के प्रश्न आ गए, तो अभ्यास वाले प्रश्न करते हैं और चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। सारी चीजें कॉन्सेप्ट हम लोगों ने लेक्चर में नहीं देख पाई थी। पहले नंबर सवाल में कुछ कॉन्सेप्ट भी समझेंगे और साथ ही साथ सवालों को भी करेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि प्रैक्टिस सेशन आपका बहुत जरूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमेशा ही ऐसा नहीं होगा कि आपको सारी चीजें लेक्चर वीडियो में मिल जाएंगी। कुछ कुछ नई नई चीजें हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस सेशन में भी सीखते हैं। तो आज कुछ नई चीज सीखेंगे। जैसे पहला नंबर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए चलते हैं, और थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। लो, और पहला क्वेश्चन क्या है आपका, पहला क्वेश्चन है आपका ए, लिखा है एक्स स्क्वायर साइन एक्स। अब इसके लिए दिक्कत यह है कि ऐसा कोई भी एक फॉर्मूला आपके पास नहीं है जिससे आप क्या कर लेंगे, इस तरह के सवाल को सॉल्व कर लेंगे। तो ये सवाल में दो चीजें हैं, एक तो एक्स स्क्वायर है, अगर आपको एक्स स्क्वायर दिया जाता फटाफट निकाल देते, 2x की पावर 2 - 1 यानी 1 यानी 2x आ जाता आपका आंसर। आ जाता कि नहीं आ जाता? अगर आपको सिर्फ और सिर्फ साइन एक्स दिया जाता तो भी आप इसका अवकलन निकाल देते, आ जाता क्या, कॉस एक्स क्या आ जाता,
cos x। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि यहाँ पे ना तो क्या दिया गया है, सिर्फ sin x दिया गया है, ना ही यहाँ पे सिर्फ x स्क्वायर दिया गया है, दोनों का मल्टीप्लाई दिया गया है। तो एक फॉर्मूला याद रखना, यदि आपके पास कभी भी ऐसा कोई फलन है कि f ऑफ x एक फलन है और दूसरा फलन आपके पास g ऑफ x है, और इसका आपको अवकलन निकालना है, dy बाई dx निकालना है, तो आप क्या करेंगे, पहले फलन को छोड़ेंगे, दूसरे फलन का अवकलन यानी f ऑफ x dy dx g ऑफ x, और प्लस अब g ऑफ x को छोड़ेंगे और f ऑफ x का अवकलन यानी g ऑफ x dy dx f ऑफ x। ऐसा अगर मल्टीप्लाई वाली कोई चीज है तो इस फॉर्मूले को आपको क्या रख लेना है, याद रख लेना है। क्लियर है कहानी। अब इस सवाल को इस फॉर्मूले से हम लोग क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। हमने क्या कहा, एक फंक्शन को छोड़ो, दूसरे का अवकलन एक्स स्क्वायर को छोड़ दिए इंटू साइन एक्स का अवकलन हो जाएगा कॉस एक्स, प्लस साइन एक्स को छोड़ दिए और एक्स स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2x की पावर 2 माइनस 1, तो x की पावर 1 यानी 2 साइन एक्स। ये आ गया आपका आंसर, ये क्या हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब दूसरा सवाल भी हमको कुछ नया सिखा के जाएगा, ये होगा फलन के अंदर फलन। अभी तो आपने सीखा कि अगर जब दो फलन मल्टीप्लाई में लिखे हैं तो कैसे उनका अवकलन निकालेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे वी नंबर, जो कि है क्वेश्चन 2x प्लस 3 स्क्वायर। क्या है, 2x प्लस 3। बी नंबर सवाल क्या है, 2x प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसा कुछ दिया गया है आपको। अब ऐसा भी कोई फॉर्मूला नहीं है, अगर सिर्फ 2x होता तो निकाल देते, सिर्फ 3 होता तब भी निकाल देते स्क्वायर, लेकिन हमारे पास एक फॉर्मूला है x की पावर n। क्या है, x की पावर n। तो हम लोग क्या करके चलेंगे, हम लोग ऐसे करके चलेंगे कि जो तुम्हारा एक फंक्शन है, यहाँ पे जो पूरा का पूरा हमारा क्या दिया गया है, x की पावर n दिया गया है, तो इसको ऐसे करेंगे, मान लो 2x प्लस 3 को हम लोग t मान लेंगे, 2x प्लस 3 को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे, और यहाँ पे निकाल देंगे t स्क्वायर। क्या निकाल देंगे, t स्क्वायर, क्या डी बाई डी टी, और उसके बाद मल्टीप्लाई जो चर दिया गया है x, डी टी बाई डी एक्स, ऐसे कर देंगे। ठीक है, ये कर देंगे। अगर ये बात समझ में आई तो दोबारा इसको देखना, क्या करेंगे, अगर तुम किसी एक चीज को नहीं कर पा रहे, उसके आगे स्टेप को तुम्हें फॉलो करना है, तो जो मेन फलन है जिसका फॉर्मूला आपको याद है, मान लो आपको x की पावर n का फॉर्मूला याद है, तो आप इस x को t मान लो, क्या मान लो t, तो t की पावर n का फॉर्मूला लगा दो, और फिर उस t का अवकलन उस चर के सापेक्ष कर दो, यानी जो पहले चर दिया गया है x दिया गया है। तो ऐसे करते हैं, ये वाला फॉर्मूला आप लोग अगर क्या कर लेंगे, ध्यान रख लेंगे तो सही है, नहीं तो सीधे डायरेक्ट करते हैं। आप इस पूरे को एक क्या मानो, x मानो, तो x की पावर n हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर n, तो पूरा का पूरा x क्या है, 2x प्लस 3, तो x की पावर n का फॉर्मूला होता है n, n क्या है 2, 2, x की पावर n माइनस 1, तो x क्या है 2x प्लस 3, और 2 माइनस 1 यानी पावर 1 आ गई। लेकिन मल्टीप्लाई में फिर इसका भी हम लोग अवकलन कर देंगे, तो 2x का अवकलन क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 2 बचेगा। क्या बचेगा, 2, क्योंकि 3 का अवकलन 0 हो जाएगा, सिर्फ 2 आ गया अवकलन, यानी 2x प्लस 3 का अवकलन सिर्फ कितना आया है, 2 आया है, 2 आ गया मल्टीप्लाई में, 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, 4 2x प्लस 3, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, इसको बोलते हैं फलन के अंदर फलन। एक फलन के अंदर अगर एक दूसरा फलन है तो उस पूरे के फलन को एक फलन मान करके अवकलन कर देंगे, साथ में फिर जिसको माने हो उसका अवकलन कर देंगे। क्या कर देंगे, उसका अवकलन। आगे बात समझ में, ये टी वाले के हिसाब से देख लेते हैं कैसे करेंगे टी वाला। जैसे, अरे थैंक यू की स्लाइड आ गई, थैंक यू की स्लाइड के पहले कुछ हम लोग क्या करते हैं, चलो देखो देखते हैं, जैसे लिखा है 2x प्लस 3 का स्क्वायर लिखा है, इस पूरे को अपन लोगों ने t मान लिया, तो क्या कर देंगे, t का स्क्वायर इंटू डी टी अपॉन डी एक्स, ऐसे कर देंगे। ठीक है, और इस t का क्या करना है, अवकलन करना है बाई डी टी, इस तरह से याद रखना है इसको। ये इस पूरे के पूरे फलन का क्या होगा, अवकलन होगा। तो t का मान कितना है, हम लोगों ने माना है 2x प्लस 3 को माना है t, तो करते हैं, टी स्क्वायर का अवकलन क्या आ जाएगा टी के सापेक्ष, तो 2t इंटू टी क्या है, टी है हमारा 2x प्लस 3, एक्स के सापेक्ष इसका आ जाएगा 2, तो ये आ गया 4t। क्या आ गया 4t, टी की वैल्यू रख दो 4 इंटू टी का मान क्या माने हैं 2x प्लस 3, तो हो जाएगा 2x प्लस 3। ठीक है,
यही हो जाएगा आंसर, यही क्या हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। अब अगला सवाल कर लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगी कहानी। अगला सवाल क्या है आपका? अगला सवाल है e की पावर 2x। क्या है? e की पावर 2x। सी नंबर। कि तेरा मेरा रिश्ता खुदा ने बनाया है ना। चलो देखो, e की पावर 2x। अब इसका अवकलन करते हैं x के सापेक्ष, तो dy dx e की पावर 2x। तो e की पावर 2x का अवकलन क्या हो जाएगा? अब इसको ऐसे ही मान सकते हो कि e की पावर x का आपने फॉर्मूला पढ़ा है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको t मान सकते हैं। और बेसिक ये है कि पहले डायरेक्ट कर दो, e की पावर x का होता है e की पावर x, तो e की पावर 2x इंटू अब 2x का अवकलन कर दो dy dx 2x। तो क्या हो जाएगा? e की पावर 2x इंटू 2x का हो जाएगा 2, तो 2, तो आ गया आंसर आपका 2 e की पावर 2x। आ गई बात समझ में? क्लियर थी कहानी? कोई इसमें बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत थी नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है इसमें देखो, अगला है e की पावर x बटे x। चलो देखो इसको देखते हैं। सी का बाद आ गया क्वेश्चन नंबर डी, e की पावर x बटे x। तो इसको पहले चेंज करके लिख लेते हैं, ये मल्टीप्लाई वाली कहानी हो गई। e की पावर x लिखा है तो e की पावर x इंटू x की पावर -1। क्यों? क्योंकि x की पावर +1 है, बटे के ऊपर लेके जाएंगे तो e की पावर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। अब इसका हम लोग अवकलन करा देंगे, तो ये क्या है, दो फलन मल्टीप्लाई में लिखे हैं। एक फलन है e की पावर x, दूसरा फलन है x की पावर -1। तो e की पावर x का जब हम लोग अवकलन कराएंगे तो आ जाएगा e की पावर x, तो एक फलन छोड़ दिए, दूसरे का अवकलन, और x की पावर -1 का अवकलन क्या आ जाएगा? n, यानी -1 इंटू एक्स की पावर n-1, तो -1 इंटू -1 -2, और प्लस एक्स की पावर -1 और इंटू छोड़ के e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही हो जाएगा। हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, एक फलन को छोड़ करके, यानी देखो पहले वाले e की पावर x को छोड़ दिए और x की पावर -1 का अवकलन कर लिए, तो आ गया -1 x माइनस स्क्वायर, और दूसरे को छोड़ दिया यानी x की पावर -1 को छोड़ दिए, e की पावर x का अवकलन कर लिए, तो ये आ गया। क्या आ जाएगा? e की पावर x माइनस में, एक सेकेंड, e की पावर x, वो भी किस में? माइनस में, क्योंकि ये मल्टीप्लाई -1 लिखा है, बटे एक्स स्क्वायर। क्यों? x की पावर -2 था, और प्लस क्या हो जाएगा? प्लस e की पावर x बटे e की पावर x बटे x, क्योंकि x की पावर 1 था। ये हो गया आपका आंसर। क्या हो गया? आंसर। अगर आपका मन कर रहा है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, e की पावर x कॉमन भी ले सकते हैं। और आपका क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस सेशन क्या हुआ, आज का समाप्त हुआ। कल हम लोग क्या करेंगे? कल हम लोग करेंगे प्रयास वाले सवाल, यानी अभ्यास क्वेश्चन नंबर 2 से कहानी को स्टार्ट करेंगे। आप लोग पढ़ते रहिए, बने रहिए एलडी स्टडी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।